दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, है ना। हम लोग जो क्लास से ले रहे हैं उसमें आज एक नई क्लास है, पॉलिटी क्लास है ना। भारतीय संविधान की क्लास के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ेंगे और प्रश्न पत्र में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछा जाएगा। और अगर आपको जो है ऐसी जानकारी चाहिए, लगातार वीडियोज़ चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कि भाई भारत के संविधान की बात करते हैं, तो इस भारत के संविधान की रचना जो है वो किस प्रकार से हुई, कैसे की गई। तो देखो मैं बताता हूँ, इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया बेटा? एक संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा के द्वारा क्या किया गई थी, भारत के संविधान की रचना की गई थी। और रचना के लिए बात करें संविधान सभा के लिए, तो स्पेशल तौर पर इसीलिए संविधान सभा बनाई गई कि उस संविधान को बना सके। क्या कर सके? संविधान को बना सके, ठीक है। और इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं कि भाई जब संविधान सभा ने अपना काम किया तो इसके लिए क्या हुआ कि हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ बन करके कब? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ बेटा? 26 जनवरी 1950 को। अगर पेपर में पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन अगर वहाँ पर पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि भारत का जो संविधान है वो अंगीकृत कब किया गया, क्या कब किया गया बेटा? अंगीकृत कब किया गया, तो उसकी डेट अलग है। क्या है? उसकी डेट अलग है, यानी कि संविधान के लागू होने की तिथि अलग है, संविधान के अंगीकृत होने की तिथि अलग है। तो लागू करने की तिथि मैंने अभी तुम लोग को बताई 26 जनवरी 1950। क्या है बेटा? 26 जनवरी 1950 है। और वहीं पर अंगीकृत करने की जो डेट है वो कितनी है? 26 नवंबर 1949। क्या है बेटा? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। अब बात करते हैं, संविधान बनाया गया तो इसके लिए प्रथम अध्यक्ष या इसके संविधान की पूर्ण महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो दी गई वो किसको दी गई? वो दी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। किसके लिए दी गई बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो है ये जिम्मेदारी दी गई। और इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या माना जाता है? संविधान का पिता माना जाता है। क्या माना जाता है? संविधान का पिता माना जाता है, क्योंकि वास्तव में संविधान को बनाने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास थी, है ना। और इसीलिए जो है इनको भी क्या माना गया? संविधान का पिता माना गया। आगे बात कर रहे हैं कि हमारा जो मूल संविधान बनके तैयार हुआ। अब बात करते हैं कि संविधान और मूल संविधान दोनों क्या अंतर है, यानी मूल संविधान अलग है क्या या संविधान अलग है क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा। मूल संविधान वो है जो वास्तव में पहली बार जो है बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ? पहली बार बनकर तैयार हुआ। यानी कि मान के चलो कि तुमने एक किताब लिखी, तुमने क्या करा? एक किताब लिखी और इस किताब में अपनी जितनी भी जानकारी तुम्हारे पास थी सब तुमने लिख दी। लेकिन कुछ समय बाद किसी को लगा कि इस किताब में कुछ कमियां रह गई हैं और उस कमियों को क्या किया जाए? सुधारा जाए, सुधारने की कोशिश की जाए। और सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए, यानी कि जो तुमने लिखी और उसके बाद जो सुधार करके लिखी गई उसमें जो अंतर आया, तो पहले वाली जो तुम्हारे द्वारा लिखी गई है, जो सबसे पहले लिखी गई, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मूल संविधान कहेंगे या मूल अवस्था में कहेंगे। किस में कहेंगे? मूल अवस्था या मूल संविधान कहेंगे। तो मूल संविधान की बात करते हैं, इसमें कुल 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। कितने? 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। अनुसूचियों की बात करें तो इसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी बेटा? 8 अनुसूचियां थी। और संविधान देखो कोई निर्माण कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था, बहुत ही बड़ा काम था। यानी कि इतने बड़े विशाल देश के लिए एक कानून बनाकर तैयार करना, एक कानून देना अपने आप में बहुत बड़ा काम था। और इस काम को अलग अलग भूमिका के लोगों ने निभाया, यानी जिसको जो जिम्मेदारी दी गई उसने अपना अपना काम देखा। और इस काम को बढ़िया ढंग से करने के लिए, अच्छे ढंग से निभाने के लिए 13 कमेटियों का क्या किया गया? गठन किया गया। 13 कमेटियाँ इसलिए गठित की गई कि सब लोग अपना अपना काम अच्छे से कर सकें, अच्छे से अपने कार्य को देख सकें और उस पर विशेषता जो है रख सकें संविधान के लिए। चलो आगे बात करते हैं। जब संविधान बना तो कहीं ना कहीं अगर कोई चर्चा पर चर्चा 13 कमेटियाँ बनी हुई हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है किसी को कुछ डाउट रह जाए, किसी को कोई समस्या आ रही हो, या किसी ने जो अपना जो काम दिया गया था वो तैयार किया है और उसको चेक करना हो। तो चेक करने के लिए बात क्या किया? भाई सबको एक साथ बैठाना है। अगर किसी चीज़ पे हमें चर्चा करनी है तो हमको क्या करनी पड़ेगी? बैठक करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? बैठक करनी पड़ेगी। और बैठक की बात करते हैं, सबसे पहले प्रथम
प्रथम बैठक की बात करते हैं हम लोग, तो प्रथम बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई बेटा, ध्यान रखोगे, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित कब हुई थी, किस डेट में हुई थी, किस सन में हुई थी। तो ध्यान रखोगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई और इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए बेटा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। लेकिन शुरू में जब पहली बार बैठक हुई तो जल्दीबाजी में हुई, और जब जल्दी हुई तो कहीं ना कहीं पहले से क्लियर नहीं था, पहले से ये तय नहीं था, ये निश्चित नहीं था कि इसमें मुख्य अध्यक्ष जो है, यानी एक विशेष व्यक्ति भी तो होना चाहिए, तो अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो इस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इसका संविधान सभा क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। वो अध्यक्ष इन्हीं को क्यों बनाया गया, फिर अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि उसमें जो प्रायोरिटी रखी वो रखी जो सबसे बुजुर्ग है, जो सबसे उम्रदार व्यक्ति है उसको देखा जाए, यानी उसके एक्सपीरियंस को माना जाए और उसी को क्या बना दिया है, अध्यक्ष उस संविधान सभा के लिए, बैठक के लिए बना दिया जाए, और बना दिया गया। इसके बाद बात करते हैं, लेकिन जब बाद में निर्णय लिया गया कि भाई जो है अब बात तय हो गई है 11 दिसंबर 1946 को, क्या 11 दिसंबर 1946 को तय हुई कि भाई अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाएगा, इसका स्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया जाएगा, स्थायी अध्यक्ष, यानी हमेशा के लिए, जो जब तक संविधान सभा रहेगी तब तक इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में तुम लोग ध्यान रखोगे कि इन्हें क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया बेटा, इसको संविधान सभा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखोगे। अस्थायी अध्यक्ष कौन है संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन है संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ। तो हम सब लोग जानते हैं बेटा कि संविधान का जो निर्माण हुआ उसको काफ़ी लंबा समय लगा, और कह सकते हैं लगभग 3 साल का समय जो है इसको लगा संविधान को बनने में। जो आज हमारा कानून है उसको बनने में लगभग 3 साल लगे। और अगर बिल्कुल सही समय की बात करें तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो है संविधान को बनने में लगा। कितना लगा बेटा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संविधान को बनने में लग गए। लेकिन संविधान की बात करें तो सबसे पहले संविधान का जब निर्माण हुआ तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है, ये सोच के देखो कि हमें एक मकान बनाना है। क्या करना है बेटा, हमें एक मकान बनाना है, एक घर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एक उद्देश्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे कि हमारा मकान कितना बड़ा होगा, लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, और इस सब चीज के लिए हम क्या करेंगे, उद्देश्य बनाएंगे। और इसी काम के लिए संविधान भी इतना ही बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। तो पहले ये देखा गया कि एक उद्देश्य बनाया जाए कि जो है संविधान बनाया कैसे जाएगा, किन किन चीजों को भारत के लोगों को जरूरत है और किन चीज़ों को इस संविधान में होने की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव को जो पास किया गया वो नेहरू जी के द्वारा किया। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। कब बेटा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया, पास किया गया। और उसके बाद क्या हो गया, हमारे संविधान का निर्माण या प्रारंभ शुरू हो गया। क्या हुआ, संविधान का निर्माण शुरू हो गया उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद। इसके बाद बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कब शामिल किया गया। तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं प्रारूप समिति से क्या लेना है। देखो, अभी मैंने बताया कि हमें एक मकान बनाना होता है तो उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं कि हमें गेट कहाँ पर रखना है, विंडो कहाँ पर रखनी है, मकान में हमारे कमरे कितने होंगे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा, किस तरीके से उसका कलर किया जाएगा, टाइल्स कैसी लगेंगी। तो ये सब क्या तैयार कर रहे हैं हम लोग, एक प्रारूप तैयार करते हैं। क्या करते हैं, नक्शा बनवाते हैं ना, तो नक्शा यानी कि एक प्रारूप तैयार करते हैं। तो इस प्रारूप के लिए संविधान का भी प्रारूप बनाया गया। उस प्रारूप को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई उसको क्या कहा गया,
को बेटा जो है प्रारूप बनाने के लिए क्या बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई, और इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनाए गए। कौन बनाए गए बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनाए गए। संविधान सभा के लिए बात करते हैं तो संविधान सभा की जैसे प्रथम बैठक हुई ऐसे ही अंतिम बैठक हुई, यानी कि संविधान हमारा लागू होने वाला था तब। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि तुमसे पूछ सकता है, तो तिथि ध्यान रखोगे 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की बेटा अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई, और इस पर जो है भारत के राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके द्वारा क्या कर दिए गए, हस्ताक्षर कर दिए गए। क्या कर दिए गए, हस्ताक्षर कर दिए गए, और हमारा संविधान फिर क्या हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब बात ये करते हैं कि भाई हमने अपने संविधान में कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली हैं। देखो एक बात क्लियर है, हमारे संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उधार का संविधान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हमने अपने संविधान में इतना समय नहीं था, हमारे पास में इतनी जानकारी नहीं थी कि हम अलग से लिखने बैठते सब कुछ, तो शायद और ज़्यादा लंबा समय लगता। लेकिन हमारे यहाँ संविधान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इस देश को, इतने बड़ी जनता को, इतने बड़े प्रायद्वीप को संभालने के लिए कानून की आवश्यकता थी, और वो भी जल्द से जल्द। जब जल्द से जल्द आवश्यकता थी तो हमारे संविधान निर्माताओं ने काम किया। काम ये किया कि संसार के जितने भी लिखित और अलिखित संविधान थे उनकी जानकारी को जुटाया, और जानकारी को जुटाने के बाद उन जानकारियों में जो बेहतर लगा भारत की परिस्थिति को देखते हुए उनको अपने संविधान में शामिल करने का कार्य किया। क्या किया, अपनी परिस्थिति के अनुसार या अपने समय के अनुसार उनको शामिल करने का प्रयास किया गया। और इसी के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ के संविधान से ग्रहण करी है। यानी कह सकते हैं कि संविधान को बनाने के लिए स्रोत चाहिए थे, वो स्रोत हमने कहाँ कहाँ से ग्रहण करे हैं, और किस बात के लिए कहाँ से हमने संविधान को, दूसरे संविधान को या दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ब्रिटेन से हमने क्या लिया, यानी ब्रिटेन का जो संविधान है उससे हमने क्या ग्रहण किया। देखो ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो सबसे पहली बात है मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। तुमने देखा होगा, चाहे तुम्हारे यहाँ ग्राम प्रधान बनता है, या चाहे तुम्हारे प्रधानमंत्री जी नियुक्त किए जाएं, या हमारे प्रधानमंत्री जी नियुक्त किए जाएं, या हमारे मुख्यमंत्री जी नियुक्त किए जाएं, सभी के लिए क्या होता है, चुनाव होता है। और चुनाव में जीतता कौन व्यक्ति है, चुनाव में वह व्यक्ति जीतता है जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले हों, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए हों। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, भले ही चाहे एक ही वोट ज़्यादा हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये वाली प्रक्रिया हमने कहाँ से उठाई है, चुनाव के आधार पर, या चुनाव में मत के आधार पर या बहुमत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। तो हमने कहाँ से ली है, हमने ली है ब्रिटेन से। कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हमने इस प्रक्रिया को अपने संविधान में लागू किया है। अगली बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। देखो हमारे यहाँ पे संसद शासन करती है, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सब लोग मिलकर जो है इस देश पर राज्य करते हैं, और ये प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। हमारे यहाँ द्वारा चुने गए लोग ही कहाँ पहुँचते हैं, संसद में पहुँचते हैं, और वो लोग हमारे इस देश को क्या करते हैं, चलाने को, शासन को चलाने को आगे बढ़ते हैं, या इस देश की तरक्की के लिए नए नए कानून बनाते हैं, संविधान में सुधार करते हैं, और जो है तरक्की के लिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली बेटा, ब्रिटेन से ली है। इसके बाद कहते हैं कानून का शासन। ठीक है, तो देखो कानून हमारे यहाँ किस चीज़ का शासन है, कानून का। संविधान से ऊपर पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति नहीं है, सबसे मुख्य जो व्यक्ति है वो कौन है, संविधान है। यानी कि संविधान से ऊपर हमारे देश में कानून की दृष्टि से कोई भी नहीं आता। हर कोई कानून के दायरे में, ये तो सुना ही होगा तुमने, हर कोई कानून के दायरे में है। वो इसीलिए क्योंकि संविधान का में जो है कानून का शासन चलाया गया है, और कानून कहाँ से लिख के शासन को हमने कहाँ से ग्रहण किया, ब्रिटेन से ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि मतलब कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, कानून कैसे बनाया जाएगा, क्या चीज, कानून कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी कानून को बनाने के लिए। मान के चलो कोई कानून बनाना है तो उसमें किन लोगों की सहभागिता है, किन लोगों से पूछा जाएगा, किससे नहीं पूछा जाएगा, इस बात की जो प्रक्रिया ली गई है वो हमने किससे ग्रहण करी है, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे तुम लोग, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है।
हो बेटा, है ना। तो अगली बात करते हैं कि भाई संसदीय विशेषताएं, संसद के पास जो विशेषाधिकार हैं वो भी हमने कहाँ से ग्रहण करे हैं, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करे हैं। जो हमारे संसद के पास अधिकार हैं विशेष रूप से, जो सिर्फ संसद के पास हैं, वो भी हमने कहाँ से ग्रहण करे हैं, वो भी हमने ग्रहण करे हैं ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से बेटा? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान, किसका? एकल नागरिकता का प्रावधान। क्या कभी ऐसा देखा है तुम वोट डालने गए हो, कभी प्रधानमंत्री जी के, कभी मुख्यमंत्री जी के, तो मुख्यमंत्री के लिए अलग वोटर आईडी कार्ड मांगा गया हो, प्रधानमंत्री जी के लिए अलग वोटर आईडी कार्ड मांगा हो, या कुछ ऐसी बातें जो राज्य में अलग हो, केंद्र के लिए, नागरिकों के लिए अलग हो? ऐसा नहीं होता है ना, सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था है। तो एक जैसी इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने एकल नागरिकता को अपनाया है। क्या करा है? एकल नागरिकता को अपनाने का काम किया है। और इस एकल नागरिकता को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से बेटा? ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद बढ़ते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी हमारे संविधान में राष्ट्रपति जी की जो स्थिति दर्शाई गई है, या जो शक्तियां उन्हें दी गई हैं, जो पावर उन्हें दी गई है, वो पावर किस संविधान के अनुसार दी गई है? ब्रिटेन के संविधान के अनुसार। किसके संविधान के अनुसार? ब्रिटेन के संविधान के अनुसार। जैसे हम बात करें अपने देश की, तो हमारे यहाँ मुख्य जो भूमिका रहती है वो देश में किसकी रहती है? प्रधानमंत्री जी। कौन चलाता है देश को? प्रधानमंत्री जी चलाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भाई ब्रिटेन में कौन चलाता है, ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे मुख्य भूमिका किसकी है? सबसे सर्वोपरि कौन माना गया है? राष्ट्रपति जी माने गए। कौन है बेटा? राष्ट्रपति माने गए हैं। और अगर हम भाई बात करें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में ये शासक राष्ट्रपति की जगह क्या होता है? राजा के लिए होता है। ये भूमिका कौन निभाता है? राजा जो है इस भूमिका को निभाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया। ठीक है, कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया। तो सबसे पहले प्रस्तावना, और प्रस्तावना में एक शब्द आता है हम भारत के लोग। क्या आता है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। सेम शब्द अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना में लिखा है, यानी अमेरिका के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है हम अमेरिका के लोग। क्या लिखा गया है? हम अमेरिका के लोग। ठीक है, ये लिखा गया है हम अमेरिका के लोग। तो यही बात जो है हमने अपने संविधान में यहाँ से ग्रहण कर ली। अमेरिका की हमने क्या कर दिया? हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये प्रस्तावना में ये शब्द कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। कहाँ से आया बेटा? अमेरिका से आया है। इसके बाद हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। ठीक है, जिसको हम मूल अधिकार भी बोलते हैं। इन मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। जब इन मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, तो इसके लिए मैं बता दूं तुम लोग के लिए, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण करे हैं? ये हमने अमेरिका से ग्रहण करे हैं। कहाँ से ग्रहण करे हैं बेटा? मौलिक अधिकार हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण करे हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ न्यायपालिका है, क्या उस पर किसी का कंट्रोल है? क्या प्रधानमंत्री जी का कोई परिवार वाला व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो न्यायपालिका उसको छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी या कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता भाई हमारे हिसाब से काम करो, हमने कहा ये व्यक्ति निर्दोष है तो निर्दोष है, न्यायपालिका कहेगी नहीं। ये कानून की दृष्टि से दोषी है तो दोषी ही रहेगा। और न्यायपालिका ये कहने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, वो अपना डिसीजन, अपना निर्णय स्वयं ले सकती है, उस पर किसी का भी रोकथाम नहीं है। तो ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण करी है। इसके बाद बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। यानी जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, और उन्हें हमें पद से हटाना है। माना कि वो किसी मामले में लिप्त पाए गए या उन्होंने कोई निर्णय जानबूझकर विपक्ष में दिया, गलत पक्ष में दिया, जो दोषी था उसको बचाने का काम किया। तो सीधी सी बात है कि भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उच्चतम न्यायालय पे, और उसका जज ऐसे करता है, उसके न्यायाधीश ऐसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है तो उनको पद से हटाया जाएगा। और जब पद से हटाया जाएगा तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की परियोजना है, विशेष जो तैयारी है, कह सकते हैं विशेष योजना है, और उस योजना को या प्रक्रिया
इस योजना और उस प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसके बाद बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। मैंने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, यानी कि सबसे ऊपर कौन है हमारे देश में? सबसे ऊपर हमारे देश में आता है संविधान। कौन आता है बेटा? संविधान हमारे देश में सबसे ज्यादा ऊपर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात हमने कहां से ग्रहण करी है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखो महाभियोग क्या होता है? महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? उनके पद से हटाया जा सकता है। मान के चलो कि राष्ट्रपति कुछ जो निर्णय हैं वो देश विरुद्ध ले रहे हैं या कुछ भी कार्य है जो देश में प्रगति में बाधा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। या कोई और भी वजह हो सकती है, राष्ट्रपति के जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो ऐसे राष्ट्रपति का वो रहना उचित नहीं है कहीं ना कहीं देश की तरक्की के लिए, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और हटाने की जो प्रक्रिया हमने प्रयोग की है अपने संविधान के अनुसार, वो प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया बेटा? महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने कहां से ग्रहण करी है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का पदेन सभापति होना। ठीक है, क्या होना? उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का पदेन सभापति होना। ये विशेषता है कि हमारे यहाँ का जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो क्या होगा? सभापति होगा। किसका? उच्च सदन का। ठीक है, उच्च सदन का पदेन सभापति होगा। कौन? हमारे यहाँ का उपराष्ट्रपति जो भी बनेगा वह व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया है। तो सबसे पहले लिए सशक्त केंद्र सरकार, यानी हमारे यहाँ सबसे पावर में कौन रहता है? केंद्र सरकार रहती है, संघ की सरकार रहती है ना। इस समय मोदी सबसे सशक्त हैं और अच्छे से अच्छे निर्णय जो है अपने देश के लिए ले रहे हैं, जिससे हमारे देश की क्या हो सके? तरक्की हो सके। ठीक है, तो सशक्त केंद्र सरकार की जो बात है वो हमने कहाँ से उठाई है संविधान में? वो हमने कनाडा के संविधान से लिए। कहाँ से लिए बेटा? कनाडा के संविधान से ग्रहण करी है। इसके बाद बात करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। क्या? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, यानी कि केंद्र में क्या क्या शक्ति होनी चाहिए, राज्य में क्या क्या शक्ति होनी चाहिए, इन सब चीजों का जो एक वितरण है वो हमने कहां से किया है? वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। यानी केंद्र में कौन सी शक्ति रहनी चाहिए, राज्य में कौन सी शक्ति रहनी चाहिए, किन किन चीजों पे दोनों कानून बना सकते हैं, सारी शक्ति हमने कहां से ग्रहण करी हैं? वो कनाडा के संविधान से ग्रहण करी हैं। इसके बाद बात करते हैं राज्य अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। क्या? अवशिष्ट शक्तियां जो हैं उसका सिद्धांत भी हमने कहां से ग्रहण किया है? वो भी हमने कनाडा से ग्रहण किया है। इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। तो हम सब लोग जानते हैं हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी मतलब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, इसके अलावा भी कई सारे लोग करते हैं, लेकिन जो है मुख्य भूमिका जो किसकी मानी गई है? वो राष्ट्रपति की मानी गई है नियुक्ति के लिए। तो इस नियुक्ति को कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तो राज्यपाल को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं, पद मुक्त कर सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं, पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। करते हैं उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्तियां। देखो उच्चतम न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति जब चाहे तब परामर्श दे सकता है, और कई जगह जो है अपना परामर्श उच्चतम न्यायालय दे सकता है। जैसे एक केस था हमारे यहाँ बेरूवाड़ी केस। कौन सा? बेरूवाड़ी केस। तो इस बेरूवाड़ी केस में भी उच्चतम न्यायालय ने अपना परामर्श दिया था। तो ये शक्ति भी हमने कहाँ से ली है भैया? ये कनाडा से ली है। कहाँ से ली है? कनाडा से। आयरलैंड से देखते हैं क्या क्या लिया है। सबसे पहले राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए लोग, सांसद, एमएलए, एमपी जो हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये वाली प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण करी है? आयरलैंड से ग्रहण करी है। इसके बाद है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान।
यानी राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों का, विशेष सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, उनको चयन कर सकता है। तो ये वाला प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया है? आयरलैंड से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है बेटा? आयरलैंड से ग्रहण किया है। आगे देखते हैं, फ्रांस से हमने क्या लिया है? हमारी प्रस्तावना का शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। तो ये वाली विशेषता जो हमने ग्रहण करी है वो कहाँ से ग्रहण करी है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण करी है। इसके बाद आते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? फ्रांस से ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं कि हमने जापान से क्या लिया है? तो जापान की बात बताएं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा जो प्रक्रियाएं स्थापित की जाती हैं, किस तरीके से की जाती हैं, वो बात हमने कहाँ से ग्रहण करी है? जापान से ग्रहण करी है। ठीक है, बात करते हैं रूस से क्या लिया है? तो मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हो सकते हैं, वो हमारे मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। और इन मौलिक कर्तव्यों को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? वो हमने ग्रहण किया है रूस से। कहाँ से बेटा? रसिया से। ठीक है, इसके बाद है संघीय व्यवस्था। संघीय जो व्यवस्था है उसको भी हमने कहाँ से लिया है? उसको भी हमने रसिया से लिया है। कहाँ से लिया बेटा? रसिया से, यानी कि रूस से जो है हमने संघीय व्यवस्था को अपने संविधान में शामिल किया है। एक है राज्यपाल का पद, है ना। हर प्रदेश में राज्यपाल होता है और एक राज्यपाल एक से अधिक प्रदेशों के लिए भी चुना जा सकता है। तो ये राज्यपाल के जो पद है वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है? वो हमने ग्रहण किया है रूस से। कहाँ से बेटा? रूस से ग्रहण किया है हमने राज्यपाल का पद। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, उस प्रस्तावना का प्रारूप तो लिखा तो हमारी तरह से गया है, लेकिन उसको लिखने की जो दिमाग था या लिखने की बात जो आई वो हमने कहाँ से ली थी? वो हमने ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से बेटा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। वही बात करते हैं समवर्ती सूची। कौन सूची? समवर्ती सूची। देखो 3 सूचियां संविधान में बताई गई हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची ऐसी सूची होती है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, दूसरी जो होती है राज्य सूची, राज्य सूची में ये रहता है कि इस पर सिर्फ जो है राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। क्या है? राज्य सरकारें कानून बना सकती है। और तीसरी जो सूची है वो तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, और ये वही सूची है जो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इस पर क्या हो सकता है? इस पर राज्य सरकारें और केंद्र या संघ सरकारें दोनों मिलकर निर्णय ले सकती हैं, या दोनों मिलकर क्या कर सकती हैं? कानून को बना सकती हैं। ठीक है, इसके बाद केंद्र राज्य संबंध, यानी इन दोनों के बीच में क्या क्या संबंध होना चाहिए, इसकी भी जानकारी कहाँ से मिलती है? किस संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है? वो भी हमने जो ग्रहण किया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किया है। एक देश है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया। इस हमने बताया कि हमारे संविधान में, यानी कि मूल संविधान बना तो 395 अनुच्छेद थे और अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हम संविधान में समय के अनुसार क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? संशोधन करते हैं, और इस संशोधन के कारण ही लगातार जो है संविधान में बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो इस संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ग्रहण करी है? वो हमने ग्रहण करी है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और जर्मनी है, जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकालीन उपबंध, कि कभी भी देश पर कोई आपात आता है तो ये काम कौन से हो सकते हैं। ठीक है।